नमस्कार। आज तक के इस एडिटर्स राउंड टेबल में आपका स्वागत है। मोदी सरकार के 3 साल हो रहे हैं और हम इस मौके पर मोदी सरकार के बड़े मंत्रियों से बात कर रहे हैं। कई विषयों पर बात करेंगे, लेकिन शुरुआत करेंगे सरफेस ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर नितिन गडकरी से। गडकरी जी, बहुत बहुत शुक्रिया आप आज तक पर आए, और वो भी नागपुर से एक फ्लाइट लेकर आप आए हैं। लगता है आपका दिल अभी भी नागपुर में है। नहीं जी, मैं वहां का सांसद हूं और वहां दिल नहीं रखूंगा तो अगले बार दिल्ली आप मुझे इंटरव्यू के लिए बुलाएंगे नहीं। ये भी बात बिल्कुल सही है, लेकिन शुरुआत करते हैं क्योंकि इसमें हम एक तरह से रिपोर्ट कार्ड आपका ले रहे हैं। आपने कहा था कि 2016-17 साल में 15,000 किलोमीटर रोड आप बनाएंगे, बने करीब 8,200। ये यूपीए सरकार से ज्यादा है, लेकिन आपके जो वादे हैं उससे कम है। इसलिए कभी कभी जो आपके क्रिटिक्स हैं वो कहते हैं कि नितिन गडकरी सपने दे रहे हैं लोगों को, लेकिन वास्तविकता कुछ और है। देखिए, पहली बात तो ऐसी है कि मैं तीनों सालों के बारे में आपको बताऊंगा। जो टारगेट पक्का होता है, जैसे कोई विद्यार्थी परीक्षा देता है तो वो कहता है कि मेरा टारगेट है कि मैं मेरिट में पास होऊंगा, फिर वो डिस्टिंक्शन लेके मेरिट में नहीं आता, पर टारगेट जब ऊपर का रखता है तो कम से कम वो डिस्टिंक्शन लेता है। इस साल में जो मार्च में एंड हुआ, 16,800 किलोमीटर हमने अवार्ड किया है, और ये हिंदुस्तान का नहीं तो वर्ल्ड का सभी देशों का गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में हमने अभी अप्लाई किया है। ये पहला प्रयोग है कि एक साल में देश में इतने बड़े रोड को अवार्ड किया। दूसरी बात, मैं जब मंत्री बना तब 2 किलोमीटर पर डे तक आया था रोड कंस्ट्रक्शन, अब वो 23 किलोमीटर तक आया है। और दूसरी बात आपके लिए और बताओ कि एक भी मैंने 40 किलोमीटर कहा था, तो 40 किलोमीटर टारगेट था, कमिटमेंट नहीं थी, और अभी टारगेट जो है 40 किलोमीटर का है, 23 किलोमीटर तक हम आए हैं। और मैं ये एक्सपेक्ट करता हूं कि इस साल अगला मार्च जब एंड होगा तो शायद मैं टारगेट पूरा कर सकूंगा। उसी से जुड़ा हुआ मेरा अगला सवाल आपसे है। आपके बारे में कहा जाता है कि सपनों के सौदागर हैं, जो डावोस जाते हैं किसी समिट के लिए तो कहते हैं अब मैं इंडिया में डावोस बनाऊंगा। 1000 किलोमीटर का जो बद्रीनाथ केदारनाथ उस इलाके में आप बना रहे हैं, वो आपने कह दिया। कहते हैं बनारस में क्रूज लाइन, जहां पर डुबकी लगाने लायक गंगा साफ नहीं है, वहां पर मैं क्रूज लाइन लाऊंगा। मैं हिमालय में छेद करके टनल से ऐसे रास्ते बनाऊंगा जिससे वो पूरा इलाका 1000 किलोमीटर का जो आपका पूरा एम्बिशियस प्रोजेक्ट है, मतलब सिर्फ रोड ट्रांसपोर्ट में रहते हुए सब कैसे कर दीजिएगा? गंगा भी साफ कर दीजिएगा, वहां पर से आप परमिशन भी ले लीजिएगा कि हिमालय के नीचे आप टनल कर लें। तो मंत्रालय तो एक है और ये सारे सपने जो हैं सपने ना रह जाए। पहली बात तो मैं आपसे नम्रतापूर्वक कहूंगा कि मैं सपने जरूर दिखाता हूं, पर मैं उन लोगों में से हूं कि दिखाए हुए सपनों को मैंने आज तक मेरे 40 साल के राजनीतिक जीवन में पूरे किए हैं। और तीसरी बात, आप जैसे पत्रकारों को नम्रतापूर्वक आह्वान करता हूं कि मैंने जो सपने दिखाए, जो मैं मुंबई में था तब यही प्रॉब्लम था, मैं वर्ली बांद्रा सी लिंक बनाऊंगा, मैं एक्सप्रेस हाईवे बनाऊंगा, मैं 55 उड्डान पुल बनाऊंगा, तो लोग यही कहते थे ये सपने दिखाने वाले हैं। पर मैंने जितने सपने दिखाए उतने मैंने पूरे किए, और इसलिए मैं पहला आपसे प्रार्थना करूंगा, मेरे दिखाए हुए सपने कौन से पूरे नहीं होते, उसको आप जरूर रजिस्टर करके उसका रिकॉर्ड तैयार करिए, कभी आपको कोई रिकॉर्ड मिलेगा नहीं। पहली बात, आपके 2 सवाल जो है उसका मैं जवाब देना चाहता हूं कि मैं डाहोस गया था, और डाहोस गया था तो शायद अरुण पुरी जी भी उस समय मुझे मिले थे वहां। तब मैंने वो देखा कि इतना सुंदर ये है कि वहां -6 -8 डिग्री ये था। तो मेरे मन में एक भावना हर समय होती कि जो अच्छी चीज वर्ल्ड में होती है वो अपने देश में क्यों ना हो। तो मेरा एक वर्ल्ड बैंक में काम करने वाला एक अच्छा, बहुत ही टैलेंटेड लड़का मेरा ओएसडी है, जो मेरे साथ अरुण नरेंद्रनाथ करके तमिलियन है। तो वो लैपटॉप लेके था, तो मैंने उसको कहा, अरुण ये डावोस में देखो इतना बड़ा हिमालय जैसा ये दिखता है सब, यहाँ इतना बड़ा स्केटिंग ट्रैक है, हिमालय है, रोपवे है, क्या हमारे देश में नहीं बन सकता? वो थोड़ा 5 मिनट रुक गया और उसने तुरंत मुझे गूगल पर जाकर बताया कि जोशीमठ बद्रीनाथ के पास है, उससे 50 किलोमीटर दूर एक जगह ओली करके, और वहां दुनिया का सबसे बड़ा वर्ल्ड का स्केटिंग ट्रैक है। सर यहां बन सकता है। तो मेरे मन में बात भिन गई। मैं बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री, इन 4 को जोड़ने के लिए 4 धाम का 12,000 करोड़ खर्चा करके 1,000 किलोमीटर रोड बना रहा हूं।
और आपके जानकारी के लिए मैं बता रहा हूं कि 6,500 करोड़ के काम के वर्क ऑर्डर दिए गए हैं। ये बात अलग है कि लैंड एक्विजिशन, फॉरेस्ट एनवायरमेंट क्लियरेंस, कहीं ना कहीं छोटे मोटे प्रॉब्लम आते रहते हैं। ये रोड मैं कोशिश कर रहा हूँ 2018 के पहले, और एक सपना आपको बता दूं, इसी से जुड़ा हुआ है कि मैं मानस सरोवर को हिंदुस्तान से लोगों को ले जाने का सपना रख रहा हूँ। ये बहुत डिफिकल्ट है। पहली बात तो ऐसी है कि ये सपना पूरा होगा कि नहीं होगा, इसके बारे में मेरे मन में भी संभ्रम है। पिथौरागढ़ से, उत्तराखंड से मैं ये रोड का काम कर रहा हूँ। मैंने अभी मीटिंग ली, MiG-26 हेलीकॉप्टर से वहाँ हेलीपैड बना है, वहाँ -8 डिग्री, -6 डिग्री टेम्परेचर है। BRO काम कर रही है। मैंने अभी एयरफोर्स के चीफ और बाकी सब लोगों को बुलाया, और वो वहाँ से इतना कठिन है, मैंने वो फोटो देखे, मेरी जाने की हिम्मत नहीं हो रही वहाँ। लेकिन देश की प्राथमिकता क्या है? देश की प्राथमिकता गांव में रास्ते बनाना है या ये बड़े बड़े आइडियाज, लोगों के सपने लोगों के सामने? देखिए, आप जब हिंदी में इंटरव्यू ले रहे तो आप हिंदी में ही बोलोगे, जब अंग्रेजी में लोगे तो अंग्रेजी में बोलोगे। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना जो देश के पूरे रूरल सेक्टर को उसने ट्रांसफॉर्म कर दिया, वो योजना मैंने ही बनाई थी, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, क्योंकि उस समय मुझे उसकी जिम्मेदारी दी थी। अब मुझे मैंडेट है राष्ट्रीय महामार्ग का, पोर्ट्स का, जलमार्ग का, ट्रांसपोर्ट का, तो मैं अपने क्षेत्र में काम कर सकता हूं। मैं पीने का पानी नहीं पहुंचा सकता। और इसलिए जो गंगा की भी बात आपने की है, गंगा में आप बहुत एक एक बात मेरी बड़े अच्छे से नोट कर लेना और जाके वहां वेरिफिकेशन भी कर लेना। गंगा में 4,000 करोड़ के काम वर्ल्ड बैंक के सहयोग से शुरू हो गए हैं। वाराणसी से हल्दिया 1680 किलोमीटर है। वाराणसी, हल्दिया और साहिबगंज मल्टी मोडल हब बना रहे हैं, उसका काम शुरू हो गया है। उसमें हाईवे है, रोड है और जलमार्ग है। ड्राफ्ट जो ड्रेजिंग का काम है वो शुरू हो गया है। ये जो एयर ट्रैफिक कंट्रोल होता है, वैसे हल्दिया से पटना तक रिवर ट्रैफिक कंट्रोल सिस्टम सैटेलाइट से वो पूरी हुई है। फराक्का के गेट का काम शुरू हो गया है। और मैं ये कोशिश करूंगा, इसमें भी कभी कम ज्यादा हो सकता है, पर 2018 दिसंबर के पहले मैं आपको गंगा को पूरा काम पूरा करूंगा। दूसरा, ये शुरू है तभी मारुति की गाड़ियां गुड़गांव की, वाराणसी से नॉर्थ ईस्ट आसाम वहां से गई, 3,000 रुपये गाड़ी सस्ती हुई। अब सीमेंट जा रहा है। फराक्का से फ्लैश बांग्लादेश जा रही है, और ब्रह्मपुत्रा और गंगा दोनों जगह काम शुरू हो गया है। और आसाम में गुवाहाटी में पांडू जेटी पूरी हुई, और मैं 60 रिवर पोर्ट बना रहा हूं। गंगा में 40 रिवर पोर्ट बना रहा हूं, 5 रोरो सर्विसेज बना रहा हूं, और 6 फेरी सर्विसेज हम समय कर रहे हैं, और लगभग 75% काम के कॉन्ट्रैक्ट भी दिए और काम शुरू है। गडकरी जी, आप एक तरफ सड़कें बना रहे हैं, लेकिन जिस तरीके से गाड़ियों की संख्या बढ़ रही है, उसमें एक आंकड़ा अभी हाल फिलहाल में ही पब्लिश हुआ है। वो आंकड़ा ये कहता है कि नॉन रजिस्टर्ड कमर्शियल व्हीकल्स जो हैं वो करीब 220 मिलियन है, और इस देश में जो हाउस होल्ड्स हैं वो करीब 250 मिलियन है। सड़कें तो बन रही हैं, लेकिन कोई भी हमारे यहाँ ऐसी पॉलिसी है, ये जो प्राइवेट व्हीकल्स की जो एकदम से तेजी बढ़ रही है, इसको कंट्रोल किया जाए, इस पर कहीं ना कहीं अंकुश लगाया जाए? क्योंकि आप सड़कें कितनी भी बना लें, अगर इसको आप कंट्रोल नहीं करेंगे तो फिर बड़ा दिक्कत हो जाएगी। आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं। हमारे देश में ऑटोमोबाइल का ग्रोथ 22% है, और हमारे इन्वायरमेंट, विशेष रूप से इकोलॉजी एंड इन्वायरमेंट में ये पोल्यूशन की समस्या बहुत गंभीर है। अब कभी कभी मेरे समझ में नहीं आता कि एक घर में 4 लोग हैं और 6 गाड़ियां हैं, और इसका सबसे बड़ा कारण ये है कि हमारे सरकार में हम भी अभी तक यशस्वी नहीं हुए, और पुराने सरकार ने सोचा नहीं है। वो प्रॉब्लम ये है कि हमने पब्लिक ट्रांसपोर्ट को कभी बढ़ावा नहीं दिया, और हमारी सरकार में अभी पहली बार मैंने हाथ में काम किया है पब्लिक ट्रांसपोर्ट, इलेक्ट्रिक ट्रांसपोर्ट, पब्लिक ट्रांसपोर्ट ऑन इलेक्ट्रिसिटी। और ये धौलाकुआं से मानेसर मैं 1.5 साल से 70 किलोमीटर का प्लान कर चुका हूं। 5 टेक्नोलॉजी का टेंडर भी आया है। आपकी दुखती रग है सर ये, क्योंकि वहां अक्सर फंसे हैं आप उस रास्ते में। नागपुर से आते हैं 1.5 घंटे में फ्लाइट से, और फिर वहां से अपने घर पहुंचते हैं फिर 1.5-2 घंटे लग जाते हैं। देखो, ये मेरी नहीं, सबकी तकलीफ है। ये रोड की कहानी ऐसी है, इसके ऊपर एक किताब लिखी जा सकती है। ये गुड़गांव से जयपुर तक का रोड है। इसका कॉन्ट्रैक्ट 1700 करोड़ का काम था, भाग गया। फिर ये काम मैंने 52 फ्लाईओवर पूरे किए, 4 वो नए फ्लाईओवर बनाए, 6 अंडरपास बनाए। अब अटक कहाँ गया, यहाँ से ये जो मिलिट्री वाले, इन्होंने बहुत गलत काम किया। ये जो रोड है ये धौलाकुआं से इतना चौड़ा है, और ऐसा होकर छोटा हो जाता है, क्योंकि मिलिट्री वालों ने जगह नहीं दी, तो मेट्रो ने उसमें निकाल दिया। पर मैं हरा नहीं,
और मैंने अभी मनोहर पर्रिकर जी के साथ आए, वो खुद साइट पर गए और वे मिलिट्री के पूरे तोड़ दूंगा इसको। और अभी मुझे परमिशन मिली है, उनका लेटर मिला है और 3 महीने के अंदर इस रोड को मैं चौड़ा कर दूंगा। और यहाँ से ये सामने का रोड जो है टेरा मूर्ति तक, इसको भी बड़ा करूंगा। और वो थोड़ा फॉरेस्ट की जगह है। क्या ये सबसे बड़ी दिक्कत है? इसमें तो मिलिट्री आ गई, लेकिन बाकी चीजों में किसान आ जाता है। लैंड एक्विजिशन जो था, आपकी सरकार ने पहले साल में कोशिश की कि हम एक लैंड एक्विजिशन एक्ट लाएं ताकि अगर हमें जमीन किसी रोड के प्रोग्राम के लिए चाहिए वो आसानी से मिल जाए। वो हुआ नहीं। क्या ये अभी भी आपके सामने सबसे बड़ी दिक्कत है जिसकी वजह से जो टारगेट्स आपने सेट किए वो आप उस टारगेट तक नहीं पहुंच पाते? लैंड एक्विजिशन अभी भी इस देश में बहुत बड़ा नहीं राजदीप जी, हुआ नहीं ऐसा आप कह नहीं सकते। ये 16,800 किलोमीटर का जो अवार्ड हमने काम किया है, उसमें पहली कंडीशन ये है कि 80% लैंड एक्विजिशन हुए बिना हम अपॉइंटमेंट डेट ही नहीं देंगे। और इसलिए 16,800 का हम इसलिए अचीव कर सके कि हमने ये एक्विजिशन की। अब आपको एक बात दिल्ली की बता दूं, अब मुझे तो दिल्ली ज़्यादा मालूम नहीं है, पर ये NH-24 है जो स्वामीनारायण मंदिर से जाता है, जहाँ दिल्ली मेरठ एक्सप्रेस हाईवे बना रहे हैं। आप दिल्ली वालों को किसी को पूछो इसका काम किस स्पीड से चल रहा है। इसमें बहुत प्रॉब्लम्स थे। ये 14 लेन रोड बना रहे पहला, और उसमें से 6 लेन एक्सिस कंट्रोल है दासना तक, कोई दासना करके जगह है, और दासना से फिर मेरठ तक ग्रीन एक्सप्रेस हाईवे 6 लेन का। इसमें बहुत अड़चने आई। और दूसरी बात, कभी तो भी आप इस बात पर चर्चा करो, ये मेरे मन की एक प्रकार से निराशा समझ लो। मैं मुंबई में भी आया था तो मैंने एक बार नाना चुड़ासमा और अमिताभ बच्चन को भी एक बार कहा था कि मैं फ्लाईओवर बनाता हूं, मैं एक्सप्रेस हाईवे बना रहा हूं, और 125 रिट पिटीशन हुई, मैं 50 कोर्ट वकील लगा के वही झगड़ा करूं। मुझे लगता है क्यों करना चाहिए? एक माइक्रोस्कोपिक माइनॉरिटी कोई काम होने के लिए इतना स्टेल आती है, और जो अच्छे लोग हैं बोलते अच्छा काम, पर एक पत्र नहीं लिखती। अब मुझे बताइए कि वहां ग्रीन जज उन्होंने स्टे दिया, 6 महीने काम बंद रहा। क्या मुझे बताइए, इस देश में आप कभी इस रोड पर जाएंगी NH-24, ये 1 लाख PCUs का ट्रैफिक है, रोज पोल्यूशन होता है, कितनी तकलीफ है। उसको 6 महीने रोक दिया, अब वो क्लियर हुआ। लैंड एक्विजिशन के प्रॉब्लम्स है, पर अब क्या हुआ है, जो दुर्भाग्य से आपके तक पहुंच नहीं पाती, जो 1 करोड़ रुपए की रेट है मार्केट का, उसके हम 1.5 करोड़ दे रहे हैं। तो अब मेरे पास लोग आते हैं कि मेरी लैंड एक्वायर करो और मुझे पैसे दो, और कैश पेमेंट में पैसे मिल रहे हैं। तो बड़े प्रमाण पर लैंड एक्विजिशन में अभी मैं खुद अभी आज ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूं, देश के अनेक स्टेट्स में मैं 25,000 करोड़ रुपए मेरे उनके बैंकों में जमा है, वो ब्याज खा रहे हैं, क्योंकि लैंड एक्विजिशन के लिए पैसे देकर रखे उनको। एक बात जरूर है कि लैंड एक्विजिशन की कॉस्ट बहुत बढ़ गई है। अब पॉलिटिकल इसमें वो बढ़ी है, वो देश के लिए अच्छी बात नहीं हुई, पर किसानों के लिए अच्छी हुई है। तो मुझे लगता है जो भी है, मैं ये कहता हूं कि प्रॉब्लम्स होंगे उस पर सॉल्व करके आगे जाना चाहिए। सड़कों पर और भी बात करेंगे, लेकिन अब जरा राजनीतिक खबरों पर आते हैं। आप पार्टी के अध्यक्ष रह चुके हैं, अमित शाह को आप पार्टी अध्यक्ष के रूप में कैसा देखते हैं? अच्छा, महानतम या सफलतम? सफलतम। सफलता का गुण क्या लगता है आपको? चाणक्य कहा जाता है उन्हें। देखो, जिनके नेतृत्व में जीत होती है, देयर इज नथिंग लाइक सक्सेस, और यश मिलता है तो सब अच्छा ही होता है। जब पराजय मिलता है तो वो बहुत अनाथ होता है, उसका साथ कोई नहीं देता। अध्यक्ष जी के नेतृत्व में लगातार अनेक राज्यों में वो जीत रहे हैं, ये उनके यशस्वी नेतृत्व का सर्टिफिकेट है, अच्छी बात है। सर, एक सवाल है, आप एक बहुत अच्छा बिल लेकर आए और वो बिल था मोटर व्हीकल्स अमेंडमेंट बिल। इसमें आपने चालान बहुत ज्यादा कर दिया और कई सारी त्रुटियां थी जिसको सुधारा गया, लेकिन एक चीज जो बहुत कमी रही वो ये थी कि सड़कों पे गड्ढे होते हैं, सड़कों पे स्पीड ब्रेकर्स होते हैं। 2015 में तकरीबन 10,000 हादसे सिर्फ सड़कों की खराब हालत की वजह से हुए और जिसमें लोगों की मौत हुई, लेकिन रोड बिल्डर्स के ऊपर इसमें कुछ भी नहीं किया जा रहा है। उनके ऊपर कोई भी पेनलाइजेशन नहीं है और उनकी तरफ रोड कॉन्ट्रैक्टर्स के ऊपर कोई भी नहीं देखता। देखो, मैं आपके स्टैटिस्टिक को सुधार देता हूं, बता दें। और ये पहली बात है कि मेरे डिपार्टमेंट का ये सबसे नेगेटिव पार्ट है, और दूसरा मेरा फेल्योर एक ही है, और वो यही है कि मैं मंत्री होने के बाद एक्सीडेंट की संख्या 4% बढ़ी है। और तीसरी बात है कि मैंने अपने डिपार्टमेंट को एक्सपोज करने के लिए खुद प्रेस कॉन्फ्रेंस लेके मीडिया को बताया कि दिस इज द फेलियर ऑफ माय डिपार्टमेंट, और ये 4% बढ़ा। देश में, हाँ, देश में आपके स्टैटिस्टिक बराबर नहीं है। 5 लाख एक्सीडेंट होते हर साल,
नहीं, खाली रोड खराब होने की वजह से 2015 खराब नहीं, एक तो पहली बात तो मैं आपको कहूंगा हाँ। कि नेशनल हाईवे के लिए मैं जिम्मेदार हूं। रोड खराब है कि नहीं, रोड इंजीनियरिंग के कारण एक्सीडेंट्स हुए हैं। जहां अंडरपास चाहिए, फ्लाईओवर चाहिए, जहां ट्रैफिक सिग्नल लगाने चाहिए, रेड सिग्नल्स लगाने चाहिए, वहां लैंड मार्किंग करना चाहिए, क्रैश बैरियर लगाना चाहिए, वो नहीं हुआ। और इस साल ये बात सच है कि रोड कंस्ट्रक्शन के बहुत 2-4% बातें होगी। हिमाचल में, उत्तराखंड में बस के बस नीचे गिर गई क्योंकि क्रैश बैरियर नहीं है। हमने 11,000 करोड़ रुपए के 786 एक्सीडेंटल स्पॉट्स आइडेंटिफाई किए और उसको सुधारने का काम शुरू कर दिया। दूसरा, अभी मैंने स्टेट हाईवे, नेशनल हाईवे, डिस्ट्रिक्ट हाईवे, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की एक लिस्ट तैयार की है और मैं आपका भी सहयोग चाहता हूं। इसमें कौन से एक्सीडेंटल स्पॉट्स है वो आइडेंटिफाई किए हैं और ट्रैफिक इंजीनियरिंग के हिसाब से अगर रिसर्च करके अगर हम कुछ जंक्शन को इंप्रूव करते हैं तो हम एक्सीडेंट्स को कम कर सकते हैं। तो ये प्रयास हो रहे हैं। ड्राइविंग लाइसेंस, ऑटोमोबाइल के फॉल्ट्स, कुछ जगह रोड इंजीनियरिंग के फॉल्ट्स, एक आधी जगह गड्ढे का भी फॉल्ट हो सकता है और इसके कारण होती है। इसके लिए हमने नया मोटर व्हीकल एक्ट जो यूएसए, कनाडा और यूके और सिंगापुर, जर्मनी, इन सब का लेकर वर्ल्ड बैंक के सहयोग से बनाया। फिर बनाने के बाद ये विषय स्टेट लिस्ट, कॉन्करेंट लिस्ट में है, जिसमें स्टेट भी काम करता है, सेंट्रल भी करता है। तो विवाद हुआ कि भारत सरकार हमारे अधिकार लेना चाहते हैं। तो यूनुस खान करके राजस्थान के जो मुख्यमंत्री थे, अपना ट्रांसपोर्ट मंत्री थे, उनके नेतृत्व में एक ग्रुप अपॉइंट किया जिसमें 10 पार्टियों के 20 ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर थे। उन्होंने वो रिपोर्ट यूनानिमस मुझे दिया। फिर मैंने वो बिल को पार्लियामेंट के सामने पेश किया। वो लोकसभा में पास हुआ तो फिर वो ज्वाइंट सिलेक्शन कमेटी के पास गया। तो तृणमूल कांग्रेस के जो मुकुल रॉय है, उनके अध्यक्षता में स्टैंडिंग कमेटी उसको जांचा और उन्होंने एक मत से मुझे रिकमेंड कर दी। उनके सब रिकमेंड मैंने स्वीकार किए हैं। अब उसको लेकर मैं पार्लियामेंट में पास हुआ है। राज्यसभा के आखिरी दिन में कोशिश कर रहा था, वो नहीं हो पाया। नेक्स्ट सेशन में पहले सप्ताह में होगा। ये एक एक्ट पास होने से आपको इतना बड़ा ट्रांसफॉर्म होगा, रिफॉर्म होगा कि ये पूरे सेक्टर को करप्शन से मुक्ति मिलेगी, एक्सीडेंट्स कमी होगी, ड्राइविंग लाइसेंस की सिस्टमेटिक पद्धति आएगी। एक गाड़ी अगर आप रजिस्टर करते हो उसका ई रजिस्टर होगा और टोटली हम लोग यूएसए और यूके के स्टैंडर्ड का हमारी सिस्टम हो जाएगी। कई लोगों ने इस बिल को की प्रशंसा की है, लेकिन एक बार फिर मैं 1 मिनट के लिए राजनीति पर आता हूं क्योंकि मेरे राज्य से जुड़ा हुआ है। कहा जाता है जब गोवा में आप गए और बीजेपी की सरकार बनाने का एक में लक्ष्य लेकर गए, दिग्विजय सिंह कहते हैं वहां रात को आप सूटकेस लेकर चले गए और आपके दोस्त हैं धवलीकर जी जो एमजीपी पार्टी के हैं। आपने और धवलीकर जी ने रात को डील की सभी जितने बाकी जो इंडिपेंडेंट्स हैं उनके साथ। मनोहर पर्रिकर जिनकी भी इमेज अच्छी है कि वो साफ सुथरे नेता है, नॉन करप्ट है, लेकिन उस रात को क्या हुआ जिससे लोग जो रात को कह रहे थे कांग्रेस के साथ थे, सुबह को वो बीजेपी की तरफ गए। सुना है आप 5 बजे रात तक लोगों के साथ डील करते रहे और दिग्विजय सिंह का मैं डील करने वाला आदमी नहीं हूं। डील के साथ सूटकेस भी थे। मैं लड़ाई लड़ने वाला आदमी हूं, मर्द आदमी हूं। लड़ाई तो डायरेक्ट लड़ता हूं। ऐसे डील और पैसे देने के काम धंधे मैंने किए और आपके पास एक भी आदमी कोई कह दे तो क्या हुआ कि रात को जो व्यक्ति कह रहे थे कांग्रेस के मैं साथ आपको सुनना है, सुबह बीजेपी के मैं आपको बताता हूं। 5 बजे के रिजल्ट जब आए तो हमको 13 सीटें मिली जी। अभी अमित शाह आएंगे तो उनको भी पूछ लेना। उन्होंने मुझे 5 बजे फोन करके पूछा कि नितिन जी गोवा का क्या करना है। तो मैंने कहा हम बाजी हार गए। अगर हम 15 के ऊपर भी सीट मिलते तो सरकार बनाने की कोशिश कर सकते थे, 13 पर नहीं हो सकता। मुझे लगता है हमने डिफीट स्वीकार करके छोड़ देना चाहिए। तो उन्होंने कहा मुझे ऐसा नहीं लगता। मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कह दिया है कि गोवा में भी हम सरकार बनाएंगे। तो उन्होंने क्या करना चाहिए, बोले आप तुरंत गोवा जाइए। मैं ऐसा करता हूँ, मैं कार्यालय में हूँ और मैं एक आधा पौन घंटे में एक तो आपके घर पे आता हूँ या आप अगर संभव हुआ तो मतलब मैं आपके घर पे आता हूँ, आप चिंता मत करिए। ये बिल्कुल विस्तृत। मैं उनके घर पे गया। जाने के बाद उन्होंने कहा कि आप गोवा जाइए। तो मैंने कहा मैं तुरंत, अभी तो मैं नहीं। बोले आप जाइए, मेरा विश्वास है कि आप जाएंगे तो सरकार बनेगी। तो मैंने तुरंत मनोहर पर्रिकर को फोन किया, कहा कि मैं आता हूँ और एक काम करो कि जितने जितने ये पार्टी वाले हैं इनको रात को एक जगह मेरी मुलाकात हो जाए ऐसा तय करें। मैं घर गया, कपड़े लिए और मैं गोवा गया। 12:30 बजे मैं गोवा उतरा। अब आप पणजी के रहने वाले इसलिए आपको बताता हूँ। वो पणजी के अंदर
ताज का होटल इकोनॉमिक होटल है, तो इन्होंने वहाँ मुझे गए। जाने के बाद मैं जब 1-1:30 बजे वहाँ पहुँचा तो पहली बार ढवळीकर आए। ढवळीकर बहुत नाराज थे। अच्छा, मेरे मित्र तो सभी पार्टी में हैं, आप कोई भी सबसे बीजेपी का और आरएसएस का सबसे विरोधी होगा, उसके पास जाकर भी मेरे बारे में पूछोगे तो बोलेगा नितिन गडकरी अच्छा आदमी है, मेरा दोस्त है करके, क्योंकि मैं दोस्ती बनाने वाला हूँ। तो ढवळीकर को बुलाकर मैंने बोला कि क्यों नाराज हो, उसने मुझे अपनी बात सुनाई। मैंने बोला छोड़ दो, सरकार बनानी है ना, हम साथ चले ना। बोले मैं तैयार हूँ। उसकी कंडीशन क्या है तो वो मैं आपसे चर्चा नहीं करूंगा। कंडीशन मंत्री पद की थी और उसके अधिकारों को बराबर वापर करने में मैंने उसको समझा। वो बोला मैं साथ में हूँ। तो 13 और 3 16 हो गए। फिर एक इंडिपेंडेंट हमारा इसमें से आया था, वो 17 हो गए। और एक जन है, उसको भी बुलाया, उससे भी बात की। फिर एक सरदेसाई नाम का, आपका दोस्त है, वो कांग्रेस का है और उसको पूछ लेना, वो आया। वो सरदेसाई स्ट्रांग बीजेपी आरएसएस का विरोधी रहा है, उसकी कांग्रेस के साथ थी, पर उसको 5 साल से कांग्रेस वाले बहुत टॉर्चर कर रहे हैं। तो उसके लिए हमारे उत्तर प्रदेश का एक जो रेसलर पहलवान है ब्रिजेश सिंह, वो आया था, उसका दोस्त था। तो वो आकर उसने बोला इसको समझाओ। तो उसको कांग्रेस ने 5 साल टॉर्चर किया एसोसिएशन में इधर उधर। वो आया तो उसने मुझे और ढवळीकर ने और उसने एक कंडीशन रखी। दोनों ने रखा कि मनोहर पर्रिकर अगर मुख्यमंत्री होगा तो हम लोग सपोर्ट करेंगे, ऐसा सरदेसाई ने कहा। तो मैंने कहा मनोहर तो डिफेंस मिनिस्टर है, वो कैसे हो पाएगा। तो बोले हम नहीं कर पाएंगे अगर, क्योंकि हम बाकी लोगों के साथ हमारा अनुभव अच्छा नहीं, इसमें गोवा का भी हित नहीं और कुछ हो नहीं पाएगा। बोला रुको। मैंने उठाकर फोन अमित भाई को किया, तब रात के 2:45 बज रहे थे, कि अमित भाई ये तो बोलते हैं कि मनोहर पर्रिकर होगा तो क्या करना। तो बोले जी मनोहर तैयार है क्या। मतलब मेरे बाजू में बैठा, मैंने उससे बात की। वो बोलता है पार्टी जो कहेगी मैं करूंगा। ज्यादातर वो गोवा आने के लिए खुशी से तैयार है, ऐसा उसके मनस्थिति से लगता है, पर निर्णय वो बोलता है कि पार्टी करे। बोले नितिन जी ऐसा है, पार्लियामेंट्री बोर्ड को पूछना पड़ेगा, उसमें से आप कन्विंस है क्या। मैंने बोला आपने बोला है कि एक राज्य मिलाना है तो इसको भेजना पड़ता, नहीं तो बनता नहीं। आप निर्णय करो, बनाना है तो इसको भेजना पड़ेगा। तो बोले मैं तैयार हूँ, आप तैयार है। बोला तैयार हूँ। बोले हम दोनों तो हो गए पार्लियामेंट्री बोर्ड के तैयार। अब मैं प्रधानमंत्री से अभी बात नहीं करता, मैं सुबह बात करके 8 बजे के पहले आपको फोन करता हूँ। उन्होंने पार्लियामेंट्री बोर्ड के मेंबर से बात करके 8 बजे मुझे उनका फोन आया। मैं मनोहर बैठी थे और उन्होंने कहा कि हम तैयार हैं। प्रधानमंत्री ने इतना ही पूछा है कि भाई नितिन जी को कहो कि एक बार मनोहर से बात करके ठीक से कर ले और फिर निर्णय करें। मनोहर ने कहा तैयार है, निर्णय हो गया। यानी सुनो अभी नहीं बीजेपी की खासियत है, कांग्रेस जब सो रही थी आप लोग रात भर फोन घुमा रहे थे। हाँ, मैं सोया नहीं रात भर। ये बात वही तो गड़बड़ है। वो उन्होंने कहा मुझे पार्लियामेंट में तुम विलन जैसा काम किया, इसलिए बोले हमारी फिल्म पिट गई। अरे मैंने बोला तुम्हारा हीरो सो रहा था तो मुझे तो क्यों दे रहे। रात भर जागकर आपने पर्रिकर जी की जिंदगी बना दी। हर पार्टी में आपके मित्र हैं, लेकिन महाराष्ट्र क्यों नहीं संभल रहा, शिवसेना आपकी नींद हराम कर रही है। सामना में कांग्रेस से भी ज्यादा 10 कदम बढ़ के आप लोगों के खिलाफ और सीधे सीधे मोदी पर अटैक करते हैं वो, तो वहां क्यों फेल हो रही है। देखिए पहली बात तो ऐसी है कि वो क्यों कर रहे और क्यों करना चाहते हैं, ये आपका बिल्कुल सही जवाब है, पर गलत व्यक्ति को है। इसका जवाब राजदीप जी की, उद्धव जी के साथ अच्छी दोस्ती है, उनको भी एक दिन बुला लो और उनसे पूछ लो, वही शायद अच्छा बता पाएंगे। लेकिन जैसे पर्रिकर जी गोवा से दिल्ली से गोवा चले गए, आप भी जाना चाहेंगे अभी भी, या बहुत खुश है 3 साल बाद दिल्ली में। मैं 100% महाराष्ट्र में कभी नहीं जाऊंगा। कभी नहीं जाओगे? क्यों? नहीं। हाँ, क्यों मोहभंग क्यों? मोहभंग नहीं की बात है, मैं एक अलग टाइप का आदमी हूं। मैं अपना बायोडाटा लेकर और किसी के पोस्टर चिपका कर मैं लीडर नहीं बना। मैं अपना एजेंडा खुद चलाता हूं और अपने कन्विक्शन से काम करता हूं। मैं दिल्ली आना नहीं चाहता था। जब अध्यक्ष मुझे बनाया गया तो मैंने 15 दिन ये कोशिश की, मैं सबको मिला यहाँ आकर, अडवाणी जी को मिला और कहा कि मुझे नहीं आना है दिल्ली। फिर उन्होंने बहुत आग्रह किया तो मैंने उनको सब, सुषमा जी, अरुण जी, सबको मिला था। मैंने कहा मुझे ऐसा करो, जनरल सेक्रेटरी बनाओ। मुझे दिल्ली आने की, वो बहुत हास्यास्पद है, मैं दिल्ली कभी भी आता था, इसका मेरा ट्रैक रिकॉर्ड था। उस समय एयर इंडिया के विमान में रात को 1 बजे के बाद सस्ता टिकट मिलता था, तो मैं सुबह आता था और रात को 1 बजे वो एयर इंडिया का विमान लेके, वो टिकट लेके मैं चला जाता था, कभी रुकता नहीं था। तो मुझे एक ने पूछा यार तुम दिल्ली रुकते क्यों नहीं। बोला ये शहर ही मुझे अच्छा नहीं लगता, ये शहर नहीं अच्छा लगता, यहाँ के लोग अच्छे नहीं लगते, यहाँ के रेस्टोरेंट अच्छे नहीं लगते, मुझे कभी आना नहीं है। ये मैंने बताए 3 कारण थे, शायद वो मजाक में लो, उसको सीरियसली मत लेना।
क्योंकि वो पनीर और पराठा के सिवा कुछ मिलता नहीं था। मैं रोज रात को मुंबई में मैं रेस्टोरेंट ठहरे थे, मैं अपने दोस्तों के साथ जाता था, तो मैं खुश था। तो फिर अब मैं जब आ गया, अब मैं इस शहर में मेरा दिल लग गया, और अब मेरे सामने प्रश्न आया। जैसे एक समय मुंबई पुणे हाईवे थे या वर्ली बांद्रा सीलिंग था, अब मुझे लगता है कि बद्रीनाथ का रास्ता बनाना। आप जो बताया ना, मुझे पूछा कि आपने सपने दिखाए, अब मेरे मन में एक ये है कि मैं दिखाए हुए एक एक सपने को पूरा करूंगा। बिजनेसमैन मुझे आपके अंदर का बार बार झलकता हुआ दिख रहा है कि ये वाला बड़ा प्रोजेक्ट एक यहाँ पर, एक प्रोजेक्ट यहाँ पर। वो बिजनेसमैन आज भी जिंदा है नितिन गडकरी में। देखिए, इसका फायदा होता है या इस वक्त पर बड़ा ये नुकसान तुम्हारी होगा? डबल ढोलकी मीडिया है। तुम जो चलाते हो चैनल, तो बिजनेस नहीं करते तो क्या करते हो? फिर भी क्वालिटी बिजनेस करते हो। देखो, मैं बिजनेसमैन नहीं हूं, मुझे पैसे नहीं कमाना है। मैंने 6 लाख करोड़ के काम दिए हैं, और ये डंके के चोट पर मैं कह सकता हूं। आपको एक बात का, मेरे यहां में इतना भी हिल गया तो भी आपको पता चलेगा, एक कॉन्ट्रैक्टर आपको मिलेगा नहीं कि जिसने एक काम के लिए मुझे एक पैसा दिया है, और ना कोई आता है। लेकिन फिर भी आप पर यह आरोप क्यों लगता है कि आप कुछ कॉन्ट्रैक्टरों को फेवर करते हो, खास करके महाराष्ट्र के कुछ एक दो कॉन्ट्रैक्टरों को? क्यों लगता है? एक भी नहीं किया। ये आप बोल रहे हो, आप कहने वाला, आप शायद आखिरी और पहला व्यक्ति होगा। मेरे विरोधक भी मेरे ऊपर आरोप नहीं करते, क्योंकि मैंने किसी को फेवर ही नहीं किया। मैं दोस्ती करने वाला हूं, और मैं आपको बता दूं, मैंने एक भी काम, मेरा ऑर्डर है डिपार्टमेंट में, टॉयलेट पेपर भी लेना है तो विदाउट टेंडर नहीं लेना। ई टेंडर के बिना मैं कोई काम नहीं करता, कोई किया नहीं। और आज तक 6 लाख करोड़ के काम देने के बाद एक भी अखबार में पत्र, वो दिग्विजय सिंह ने एक बार बोला था, एक्चुअली वो कोई मतलब नहीं था, 3 बार टेंडर निकला था, और वो भी उसके लिए भी लोग। आज महबूबा, जम्मू कश्मीर की मुख्यमंत्री, मुझे नाराज होकर गई, क्योंकि लद्दाख और लेह को जोड़ने वाली जो टनल थी, उसके 3 बार टेंडर निकलने के बाद भी 1.5 साल से उसका काम नहीं दिया गया, और वहां की स्थिति कोई आता ही नहीं काम करने के लिए, बहुत कठिन है। और उसके कारण 6 महीने लद्दाख और लेह लोगों को दूध सब्जियां नहीं मिलती। मैंने कैंसिल कर दिया। अब अभी भी टेंडर फिर निकाल रहे हैं, कोई आते ही नहीं, 1-2 लोग ही आते हैं, क्योंकि वहां माइनस डिग्री और ऐसे हाइट में काम करना है मुश्किल है। इसलिए बिल्कुल ट्रांसपेरेंसी के साथ, और मैं ये जब कह रहा हूं, तो आपका इतना जोरदार नेटवर्क है, क्यों नहीं आप किसी को पूछते हो कि 12 बजे ई टेंडर होता है और 3 बजे उसको ऑर्डर मिलता है। और हमारी सरकार में, मोदी जी के नेतृत्व में, ट्रांसपेरेंट, करप्शन फ्री, फास्ट ट्रैक डिसीजन मेकिंग प्रोसेस। ये बिजनेसमैन की बात जो है वो आप पूछते हो, इसका कारण क्या मैं आपको बताता हूं। मैं जब महाराष्ट्र में मंत्री था तो मेरे पास 5 करोड़ थे, और मैंने 8,000 करोड़ के काम किए, पैसे खड़े किए। अब ये मैं आज बोलता हूं कि मुझे 25 लाख करोड़ के काम करना है, ये मेरा टारगेट है, नॉट कमिटमेंट। अब मैं 6 लाख, 6.5 लाख करोड़ तक आया हूं, और 2 साल में मैं 10-15 लाख करोड़ के काम करूंगा। तो लोग बोलते हैं इसका बजट तो इतना ही, पैसे कहां से लाता है, कैसा होता है? अब इसके लिए आप अलग कार्यक्रम करो। और मैं ऐसा आदमी हूं कि जब मैंने बॉन्ड इश्यू सब्सक्राइब किए थे, धीरूभाई अंबानी और टाटा, रतन टाटा भी है, तो मुझे पहली बार हमारे स्टेट गवर्नमेंट में रिजेक्ट हुआ प्रपोजल, और मैं 400 करोड़ ने, आज के समझो 5,000 करोड़ के लिए पहले बार बॉन्ड इश्यू में गया था। आपको याद होगा बॉम्बे पुणे एक्सप्रेस हाईवे और फ्लाईओवर्स का, उसमें मुझे 1,180 करोड़ मिले। फिर 450 करोड़ के लिए बॉन्ड में गया तो मुझे 1,050 करोड़ मिले। तो धीरूभाई अंबानी और रतन टाटा दोनों ने कहा कि तुम तो हमसे भी होशियार निकले हो, क्योंकि इतना ओवर सब्सक्राइब पैसा मिला। मैं जानता हूं पैसे कैसे खड़े करना, और ये पैसे खड़े करके देश के लिए काम करें, गलत काम नहीं कर रहे। तो तिरुपति से बाल भी खरीद रहे हैं। वेल्थ टू वेस्ट में बड़ा इंटरेस्ट है नितिन गडकरी का। देखिए, मेरी अपनी एक पैशन है। मैंने 6,000 हार्ट के ऑपरेशन मुफ्त करके दिए। मेरे 4 हॉस्पिटल ऑन व्हील है। मैं 1600 स्कूलों का एक ट्रस्ट का अध्यक्ष हूं, जो नक्सलाइट बेल में स्कूल चलाती है, और वो भयंकर स्थिति में चला रहे। अभी 2 अवार्ड महाराष्ट्र सरकार का और यशवंतराव चौहान मुख्यमंत्री। मैं 80% सोशल वर्क करता हूं और सेवा करता हूं, शिक्षा, स्वास्थ्य, सेवा और विकास में काम। देखो, मैं आपको एक बात बताऊं, मुझे अन्यथा मत लेना, मेरा एजेंडा अपने हिसाब से चलता है। मैं गरीबों की सेवा करने में अपना समय देता हूं। कोई राजनीति की कुर्सी में मेरी जान नहीं लटकी हुई है, और कोई फर्क नहीं पड़ता मुझे गई कुर्सी तो। मैं अपने कन्विक्शन के साथ जुड़ा हूं, संघ का स्वयंसेवक हूं। पॉलिटिक्स द इंस्ट्रूमेंट ऑफ सोशियो इकोनॉमिक रिफॉर्म, ये मेरी कमिटमेंट है। और मैं अपने इतने काम करते रहता हूं, जो कभी नागपुर आप आओगी तो कन्वर्शन ऑफ वेस्ट इनटू वेल्थ, और मैं अलग कल्पनाओं में काम करता हूं। मैं पहला आदमी हूं जिसने 5 साल पहले अपने शहर का टॉयलेट का पानी 18 करोड़ रुपए में बेच दिया। 18 करोड़ रुपए रॉयल्टी मिलती है। मैं कचरे से खाद बना, मेरे घर में एक मशीन लगी है। अब ये मेरा कोई काम नहीं, कभी मैंने मीडिया को बताया नहीं।
मैं आसपास के बंगलों की जो पत्तियां गिरती है ट्रक में, वो मेरे घर लाता हूं, और एक मशीन है, उससे मैं बायो फर्टिलाइजर बनाता हूं। वो बायो फर्टिलाइजर अपने गार्डन में देता हूं। मैं अपने खुशी से जो काम मुझे अच्छे लगते हो मैं करते रहता हूं। गडकरी जी, अब हमारा ये हिंदी वाला सेशन जो है वो अब यहीं समाप्त हो रहा है। अब हम अंग्रेजी का सेशन शुरू करते हैं। और लेकिन उसके पहले आपसे पूछते हैं कि अगर आप का एक स्लोगन होता 2019 के लिए, 3 साल हो गए, आपका स्लोगन 2014 में था अच्छे दिन लाएंगे। आज 3 साल हो गए, 2 साल बाद आपको जनता के सामने एक बार फिर जाना है, क्या रहेगा स्लोगन अब? ये स्लोगन तो मैं इसका एक्सपर्ट नहीं हूं, पर मैं ये मानता हूं कि इंडिया, हमारा देश एक रिच नेशन विथ ए पुअर पॉपुलेशन, रॉन्ग इकोनॉमिक पॉलिसीज, बैड एंड करप्ट गवर्नेंस एंड विजनलेस लीडरशिप। मैं नेशनलिस्ट हूं और मैं चाहता हूं कि हमारा देश मोदी जी के नेतृत्व में दुनिया की ऐसी ताकत बने। इनोवेशन, टेक्नोलॉजी, एंटरप्रेन्योरशिप, रिसर्च, साइंस, इसको हम नॉलेज कहते हैं, और कन्वर्शन ऑफ नॉलेज इनटू वेल्थ कन्वर्ट करके गांव, गरीब, मजदूर, किसान का भला करके एक सुखी, समृद्ध, संपन्न, शक्तिशाली हिंदुस्तान हम बनाएं। और यही हमारे लाइफ का मिशन है। हम 2-4 रहे नहीं रहे, कोई मंत्री रहे नहीं रहे, पर ये देश आगे जाए, और ये जाएगा। यही मोदी जी के मन की सपना है, हम सबके मन का सपना है। और इसलिए 10 साल में काम नहीं हुआ, वो हमारे सरकार ने 3 साल में किया, और आने वाले 2 साल में ऐसा काम करेंगे मोदी जी के नेतृत्व में कि 25 साल नहीं हुआ इतना काम होगा और देश आगे जाएगा। मुझे लगता है देश आगे जा रहा है, एक लाइन कही जा सकती है आपके लोगों में। थैंक यू वेरी मच। ये अच्छे दिन भी आए, ये आपने हमारे ऊपर चिपकाया हुआ स्लोगन है, ये पता है क्या? नहीं, ये पॉलिटिकल स्लोगन आपके पार्टी ने लगाया था चुनाव के टाइम। मैं आपको नहीं, आप समझ लो, ये भी कभी कभी क्या बात है, चिपकाने में तो आपके जैसे माहिर कोई नहीं, आपका एक्सपर्टाइज बहुत अच्छा है। मोदी जी ने मुझे बताया कि एक दिन वो एनआरआई की कॉन्फ्रेंस हुई थी, उसमें वो भी गए थे और उनने लोगों को कहा, तो वहां के लोगों ने कहा अच्छे दिन आएंगे, तो मोदी जी ने कहा अच्छे दिन आएंगे। अब वो कह दिया, उन लोगों ने शुरू किया, इनने बोला, फिर वो लग गया, और अच्छी बात है, ये अच्छे दिन वो लोगों ने स्वीकार किया और उसी अपेक्षा से हमको वोट दिया। पर एक बात जरूर है, उसके ऊपर मेरे ऊपर भी आपने उल्टा सीधा करके वो भी लगाया। देखो, कभी आदमी समाधानी नहीं होता। जिसके पास साइकिल होती है उसको स्कूटर चाहिए, स्कूटर है उसको कार चाहिए, कार है उसको मर्सिडीज चाहिए। कितने भी अच्छे दिन आएंगे तो भी लोग और अच्छे दिन की अपेक्षा रखते हैं, तो ये चलने वाला है। पर मिनिमम गरीब के लिए सस्टेनेबल जीवन के अच्छे दिन आए, ये हमारा सपना पूरा होगा, यही हमको अच्छा लगेगा। It's time now to begin our English conversation with you, and my first question to you is that when the UPA left, you claim 2 kilometers per day. They say it was roughly around 10-11. Now, in the March ending year, you've reached 23 kilometers per day, and your target is 41. What we want to know from you is what have you changed on the ground? Because these roads are not being built in the ministry. What have you changed on the ground to ensure that the speed, the pace that you're talking about actually catches up? What are the big changes you've made? First, we need development-oriented approach. The second thing we need, time-bound decision-making process. Unfortunately, in government services, the time is not the word anywhere in the services, in their dictionary. So fast-track decision-making process. Third thing is transparency and corruption-free system. I have got one slogan which is already there in my table. I like people who can get the things done. Some way in frustration, I just say in one meeting, even I like dishonest people who can take the wrong decisions. But I dislike honest people who don't want to take the decisions. Actually this is not true. But it is because of my frustration. I like people who can take the decisions. And always, in my politics, I always speak in the language of yes and no. If I want to do it, I say yes. And if I don't do it, I say no. I never say, I will see, I will find out, I will search, I will take the opinion and then I will give the decision. I never say. I say yes or no. Are you saying that there is no tender that you have given in the last 3 years which has been done without transparency? 100%. Are you giving a guarantee that there is no individual company that has ever been benefited by 101%. You are free to start any breaking news for that. I don't have any problem. I don't have any type of fear about you. Not about any journalist and any
because always I am very much particular that we should have e-tender, and without tender nothing. I'm not doing anything. Mr. Gadkari, there is a concern from the auto industry, and this is primarily because we expected the government to do things which are going to help the environment. After GST, the cumulative duty on the hybrid cars is going to go up to 43%. Companies like Toyota, Maruti, they have raised concerns about it. What is your take on that? You are absolutely correct. Even I expect that there should be exemption on electric cars, biofuel, ethanol, biodiesel, bio-CNG, alternative fuels. And I always return to Finance Minister. And I always pursuing this idea to Ministry, the Prime Minister. Now we are planning for the commercial vehicle scrapping policy, where also I recommended that note to 68% of the pollution of the country is because of 15 years old commercial vehicle. I also prepared the policy. But Indians love their old vehicles. No, we have to scrap that. Particularly trucks and other things, it's not good. The technology is changed. Now we have decided to make emission norm of Euro 6 from 1st April 2020. So as far as the pollution is concerned, it is a very serious concern. What about this? So I feel that you are absolutely a correct question. Probably I don't know whether Arunji is coming here or not, but please ask him this question and pursue him that you should give concession to the hybrid cars, electric cars and biofuel cars. You and Arun Jaitley are in the same government. We are not part of the government, so you should be persuading him. I am already pursuing No, him. but do you do this? Do you actually raise this in the cabinet or Already the I PMO? return- The decisions, good, No. correct, positive, whatever. The finance it is, just make decision. minister has his own constraints, because his argument is now that everything we will finalize in GST Council. So the state finance minister and the finance minister are the authority. And I always try to convince him, and he is also of the positive opinion, but he has his own limitations. The other limitation is you have kept petrol out of GST. And you see in our home state of Maharashtra, the government is raising petrol prices time and again. International petrol prices, even when they decline, that's also when the price, because you want to earn your extra taxes and revenue through petrol. So as an Aam Aadmi, I'm suffering. GST is not going to help me when it comes to petrol prices. Your government wants to, each state government wants to make money today out of petrol prices. Rajdeepji, you are not 80, 90, 100% wrong. The proposal given by the federal government to the state government that petrol, tobacco and liquor we should take in GST. But there was opposition from the state government because their main revenue is from petrol, liquor and tobacco. Now in a cabinet meeting, in a presentation, I asked one question to Finance Secretary Adiyaji. After adding this, after you are not adding this petrol, tobacco and liquor, this is a loss to the state government. Why you not take it in it? He was telling me you are absolutely correct. By adding petrol and liquor and tobacco in GST, there will be more revenue to the state government. But now, so you believe petrol should come under GST? 100%. But state governments, including Maharashtra, which is a BJP government, is not accepting it. Not many state government belong to different party. Presently, they are not in the mood to accept it. But I am telling you the truth, that within a year they will understand that now, including petrol, all diesel and tobacco and liquor into GST, they will be benefited. But it will some time, and the Adiyaji tell me that it will take 1 year to understand. After that, they will accept. But I thought in Narendra Modi ji's government, one word from Mr. Modi and that is enough for all the state governments to fall in line. It is the BJP government. You know the thing that GST is a law where we need cooperation from the state government. And there is a unanimous decision. And the Karnataka Congress is supporting the thing. The government is Congress government. So in a GST council, we have to approve this. Presently, because of lot of reasons, because there may be confidence, there is not a confidence in the mind of the state finance minister and chief minister, they are not ready to accept it. But I am convinced that within a year they will accept it. 100% they will accept it. Gadkari, you came up with a project which is very out of the box. That was inland waterways or water transport. After 3 years, what is the status of this project? And do you think it's not going to affect the ecosystem of the rivers? How it can affect the ecosystem of river? Can you explain me? I need to understand when there will be transportation on the It river. is a totally
a misimpression in the mind of some people. Please correct it. It is 100% wrong. Actually, I never understand how the people oppose it. You going by the road, the cost is 1 rupees 50 paisa. Going by railway is 1 rupees, and going by waterways is only 20 paisa, 15 paisa. It is going to reduce the logistic cost. It creates new environment for tourism. And what is the Now status? my idea is, in Yamuna, it's very difficult task today, we are not started. Now there is also an objection taken by the Green Tribunal and the committee that because of, if you take water transport in Yamuna, there will be pollution, so we will not allow to give you the permission for that. Then how we can solve the problem? Now what is the present status of Yamuna? My feeling is, this is an import substitute, cost effective, pollution free, and very, very cheap for the poor people. Now my plan is to taking the boat from Delhi to Agra. The foreign tourists will come here. They will go to Yamuna and going by waterways to Agra. What exactly is the status of this project right now? How I can't get permission for that. It is with the, stuck up with the tribunals and other thing. How I can do it? Because your ministry... But one thing I am telling you. The most important thing, we have converted 111 rivers into waterways. Out of which my target, again I am using the word target, be cautious about it, not commitment. At least for this year, next March end, we are going to start 10 river projects in the country. Out of which we have already started work in Ganga, 4,000 crores of project already works are awarded. We have started work in Brahmaputra. Then we have now finalized the agreement with Goa government for making Zuari and Mandvi. Third is Amba in Maharashtra. Then Buckingham Canal, everything is now closed. We are going for tender, and Chandrababu Naidu and myself, we are going to start that project. So 7 projects are in the mood that we can start it, and also there are 3 projects. So for this year, for river, this Jalamarga project, we will start 10 projects for this year. So this will be a great achievement. Because your ministry relates to infrastructure, the most important thing for India that we've seen over the decades. And decision making seems a problem that you're coming back to over and over again. Have you ever raised it with the PMO? Because you attacked the UPA on policy paralysis. Is decision making actually a concern that needs to be smooth-lined further if we need to tackle the next 2 years? Anjana ji, in only my department, when I taken charge as a minister, there was 403 stole project. Cost involved 3,85,000 crores. It is because of my finance minister and my prime minister, they have taken 22 different cabinet decisions, and by which actually it will be a big thing. But my department saved the Indian bankers from NPA of 3,50,000 crores. You ask to any chairman. And now we don't have any stole project. We solved the project. It is because of the decision taken by the cabinet and support from the prime minister and the finance minister. And now presently we don't have any backlog. Why is it then that the job figures, and you will know this better than many, why is it that the job and employment figures do not show any measure that seems to measure up to the promises that you make? Why are job figures still declining or static? Why is it the sense that that is your biggest challenge today? How do you provide? The Prime Minister had said 5 crore jobs in 5 years. Rajdeepji, I will tell 15 lakh you, Indians in my department, we have already finalized the contracts more than 6 lakh crores. For 1 lakh crore, the 10 lakhs of jobs are there. So 6 lakh crore, the 60 lakhs jobs are there. Now the problem is that in the infrastructure, the cement industry is happy, steel industry is happy because of the road construction. But at the same time, they are very much unhappy because their sale in real estate is gone at the end, because the sector is facing the problem. So the situation somewhere they are getting advantages. Somewhere there are problems, but by and large. Is that the biggest challenge you would say as you enter your 4th year? Do you believe that is your biggest challenge, providing productive employment to young Indians? You are absolutely correct. The most important economic policy for our government is how we can create more employment potential. For creating more employment potential, we need capital investment, innovative approach for development, and private investment, and by which
the mission for our government is eradication of poverty. And without creating employment potential, we cannot eradicate the poverty. And Gaon, Garib, Mazdoor and Kisan, this is our highest priority. The people, those who are socially, economically, educationally backward, our government is for the poor people. Those belong to this category. And this is the very, very important mission for Modi ji and for all, that we have to make a socio-economic transformation for the poor, socially, economically, educationally backward people. And this is our thinking of Antyodaya. This socio-economic thinking is the inspiration and motivation for Modi ji and for all of us. Thank you, Mr. Gadkari, for taking us on an express ride of all the projects that you're handling and the speed with which you answered all our questions. Thank you so much. We have yet to, as always, ask you, what is your slogan? You said Achhe Din in 2014. There can be no Achhe Din if I don't have Naukri. So you're going to have to give me a new slogan to ensure that those young Indians again want to vote for you. I don't want to commit giving any slogan, because I know that this will never happen. Because majority people get satisfied. Because everyone, if suppose you create jobs for 1 crore people, again there will be unemployment for 2 crores. If we create 2 crore, again there is a problem. So I will not be in your trap. I don't want to give any slogan. Only I can assure you one thing: we will try our level best for the socio-economic transformation and giving employment potential to increase compared to the last 10 years. We will create more than that. Thank you very much, sir. Thank you. Thank you. Thank you.